यस, ट्वेल्थ फिजिक्स एटम्स की संपूर्ण जानकारी ले लेने के बाद एटम के भीतर एट सेंटर न्यूक्लियस के ऊपर चर्चा की जाए। सबसे डेंस पार्ट, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा डेंसिटी रखने वाला न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस अगर है तो सर्वप्रथम इसमें से अपने आप ही कुछ निकलता हुआ ऑब्जर्व किया गया, और सबसे पहले बैक्यूरल, यानी कि चैप्टर नेम मुझे डाल देना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी बैक्यूरल। बैक्यूरल ने सबसे पहले देखा हैवी न्यूक्लियस में से अपने आप ही कुछ निकला जा रहा है। क्योंकि चैप्टर शुरू हो चुका है तो बारीकी के अंदर तो घुसेंगे, और जब न्यूक्लियस के अंदर का पता चलेगा तो इस बात का भी वेल एक्सप्लेनेशन कर लिया जाएगा कि अंदर से क्या निकल रहा है और क्यों निकल रहा है। ओके, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ये चैप्टर चलेगा, और कदाचित दो ही वीडियोस में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर नेम लिख के और चैप्टर नेम लिख के हमें पहली हेडिंग में डाल दें रेडियो एक्टिविटी। फर्स्ट हेडिंग इज आल्सो रेडियो एक्टिविटी, और एक घटना जो अपने आप ही कुछ निकल रहा है इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो राइट द चैप्टर नेम रेडियो एक्टिविटी, देन राइट द फर्स्ट हेडिंग रेडियो एक्टिविटी, एंड राइट द स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस या फ्रॉम हैवी न्यूक्लियस। हैवी नहीं भी लिखोगे तो स्पॉन्टेनियस एमिशन लिख दो, बहुत है, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, एंड सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके प्यारे बच्चों, अच्छा एक स्टेटमेंट और लिख देना अगली लाइन से। रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस, नॉट एटॉमिक। इसका लेना देना न्यूक्लियस से डायरेक्ट। तो रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस, जरूर लिख देना अगली लाइन में। प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो स्पॉन्टेनियस में से निकल रहा है बाहर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्टेड हुआ, और पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव प्लेट, तो कुछ रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, कुछ नेगेटिव प्लेट की तरफ गया, और कुछ सीधा चला गया। नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव पार्टिकल अट्रैक्ट हुए होंगे, और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव, यही वो होगा। और जो सीधा चला गया वो डेफिनेटली इफ चार्ज लेस हुआ। इन्हें नाम दिए गए अल्फा पार्टिकल्स। जो पॉजिटिव हुआ वही जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, अल्फा पार्टिकल्स। जो खुद नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हुए, बीटा पार्टिकल्स, एंड
गामा रेज या गामा फोटॉन्स या गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब तो इन चीज़ों में आप बिल्कुल निपुण हो चुके हो। ओके जी। तो आज की इस वीडियो में खास तौर पे जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, अल्फा बीटा गामा का आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसे याद होंगी इसका मैं बहुत ही नायाब तरीका आपको बताने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे, पहले मेरी बात सुनेंगे, जो मैं बोलूंगा उसे रिटर्न प्रोसेस जो होगा वो लिखा दे मैंने आपको। रिटर्न प्रोसेस जो होगा हेड डाल देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल कॉमा बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज प्रॉपर्टीज। और अपने पेज को 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके 3 खाने बना देंगे। पहले में अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज। अब ये याद कैसे होंगे, इसी क्या बात में तुम्हें ऐसी फैमिलियर बता दूं कि आपको याद ना करना पड़े, बस वो तो याद हो ही जाए बस अपने आप। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही उत्तम एक एक्सपेरिमेंट यहां बता रहा हूं। उस पर अगर आप ध्यान देते हो तो अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज आपको यूं ही याद हो जाएंगी, बिना याद करे ही याद हो जाएंगी। और वीडियो देखते देखते तो यकीनन याद हो जाएंगी, पर स्टेप वाइज देखना, फिर याद नहीं होगी। नहीं तो तरीके से पूरा हिसाब से देखते हैं बच्चों। कोहरा, फॉग, इसका बनने का कारण ठंड में बनता है ना। वाटर वेपर्स मिले रहेंगे एयर्स में और डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंस होनी शुरू होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स। There are various, there are a lot of dust particles are there and सब particles पे वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाती हैं और कोहरा बन जाता है। प्यारे बच्चों, अगर ये डस्ट पार्टिकल्स ना हो तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स ढूंढती रहेंगी कहां हम कंडेंस हो, कहां हम कंडेंस हो, कहां हम कंडेंस हो, और ये आयंस पर भी कंडेंस होती है। ओके प्यारे बच्चों, एक महान एक्सपेरिमेंट हुआ। विल्सन ने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। विल्सन क्लाउड चैम्बर, ये प्रैक्टिकल नहीं है आपके सिलेबस में, पर इसकी जानकारी लोगे तो अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज याद हो चुकेंगी। और बहुत कुछ ऐसी बातें आप ज्ञान अर्जित कर लोगे इन बातों का, जिसे मैं कह नहीं सकता कि ये कर लो, वो तो बस हो जाएगा अपने आप। बस आप पूरा कंसंट्रेट करें इस लेक्चर के ऊपर। कुछ ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और इसके अंदर डस्ट लेस एयर भर दी गई। एक विंडो से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाला रेडिएशन अंदर जाने का प्रबंध रखा गया और अंदर वाटर वेपर वाली एयर भर दी गई। अगर वहां का टेम्परेचर ठंडा कर दे हम अचानक तो कंडेंस होना चाहेंगी और डस्ट पार्टिकल होते तो एकदम से वहां कोहरा छा जाना था, फॉग। वाल्स मोस्टली एडिबेटिक है ताकि एडिबेटिक प्रोसेस हो, इंसुलेटिंग वाल है ये भी।
और इसको सडन नीचे खींच देंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा। बाहर से एनर्जी ना इसमें अंदर आ पाती ना बाहर जा पाती, तो क्या होगा, लिहाजा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और टेम्परेचर डाउन अगर हो गया, झट से नीचे खींचा, टेम्परेचर डाउन हो गया और अंदर डस्ट वाली एयर होती तो यहां व्हाइट व्हाइट कोहरा छा जाना था। परंतु वहां डस्ट लेस पार्टिकल वाली डस्ट लेस एयर अंदर भरी गई और इसको जस्ट नीचे खींच दिया गया तो अंदर टेम्परेचर डाउन हो गया। अब वह वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ ढूंढ रही हैं कि हम कहां कंडेंस हों। इसी वक्त, बिल्कुल इसी वक्त यहां से खिड़की खोल दी गई, कैमरा तैयार हो गया और यहां से कुछ अंदर गया। ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स प्यारे बच्चों जब अंदर गए तो एयर मॉलिक्यूल्स को इन्होंने आयोनाइज किया और जैसे आयंस बने वे जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी जो टेम्परेचर डाउन हो जाने पे कंडेंस होने की फिराक में थी, जहां जहां ये अल्फा और बीटा पार्टिकल गुजरे वहां वहां एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करते गए, वहां वहां पूरा चमक बनता चला गया। कुछ तो कोहरे की मोटी लाइन और छोटी बनी और कुछ टूटी फूटी और दूर तक लंबी लंबी। जाहिर है जैसे मान लो कोई फसल उगी हुई है, गन्ने की या धान किसी की भी, और वहां से दो जानवर गुजर गए, वे तो गुजर गए। अब हमारे पास खबर आई कि दो जानवर गुजरे जी, एक था बंदर और एक था हाथी, वन मंकी एंड अनदर एलिफेंट। अब वहां पे गए, दो जगह दिख गई हमें, एक जगह से हाथी गुजरा हो, एक जगह से बंदर गुजरा हो। हम उस फसल की सिचुएशन देख के पता लगा लेंगे बड़े आराम से कि हाथी कहां से गुजरा होगा। जहां फसल बिल्कुल धराशायी होगी वहां से हाथी गुजरा होगा, और जहां फसल बराबर रही होगी, एक आधी टहनी टूट गई होगी, हल्का फुल्का ही फर्क पड़ा, वहां से बंदर कूदा फंता चला गया होगा। यही हुआ होगा। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ क्रॉस का मतलब अंदर होता है ना, अंदर की तरफ इस्टेब्लिश किया गया, तो ये चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेंगे तो क्यूवी भी फोर्स सकता है, अगर याद होगा तो। फील्ड अंदर, अगर पॉजिटिव चार्ज फील्ड अंदर और पॉजिटिव चार्ज अगर तो वही करंट होता है, उसमें फोर्स ऊपर लगेगा। ऐसा सर्कुलर पाथ वो एक्वायर कर लेगा। और नेगेटिव फील्ड अंदर, नेगेटिव अंदर आएगा तो करंट उल्टा बन जाएगा, उसमें फोर्स नीचे लगेगा। यानी जो नीचे चलेगा वो नेगेटिव है यानी कि बीटा पार्टिकल्स, और वो पॉजिटिव यानी कि अल्फा पार्टिकल्स। अर्थात अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल हाथी की तरह हैं, आने वाले सब एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर रहे हैं और बहुत जल्दी आयोनाइज करते करते अपनी एनर्जी खो देंगे और थोड़ी दूर तक ही चल पाएंगे बस। लिहाजा मोटी घनी छोटी कोहरे की लाइन बनी, जबकि बीटा पार्टिकल्स की दूर तक लाइन आई, या दूर तक जा सकते हैं पर टूटी फूटी लाइन आई, यानी किसी को आयोनाइज करेंगे किसी को नहीं करेंगे।
ऐसा बीटा पार्टिकल्स है। ये प्रैक्टिकल बहुत लंबा है, मैं पूरा नहीं बताने आया कि मेरा काम हो गया बस। मेरा उद्देश्य था अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज कैसे ध्यान रखोगे, नहीं तो ये तो बहुत गलत है एक्सपेरिमेंट है। इससे तो पॉजिट्रॉन तक का ज्ञान इससे मिलता है, और भी बहुत कुछ है इसमें। इसे कैसे कैसे फोटोग्राफ या कैमरा खींचता है इन पाथ के, बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट ये है। पर फिलहाल मेरा उद्देश्य केवल अल्फा बीटा गामा तक सीमित था, तो ये चीज यहीं समाप्त हो जाती है। अब आपको क्यों बताया मैंने ये प्यारे बच्चों? मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए कि अल्फा पार्टिकल भारी भारी पार्टिकल है। ये आयोनाइज करने की बहुत प्रबल क्षमता रखते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत लंबी नहीं होती। एक छोटी सी एल्यूमिनियम शीट से इसको रोका जा सकता है। अल्फा पार्टिकल्स भारी भरकम, हाई आयोनाइज पावर और लो पेनिट्रेटिंग पावर वाले होंगे। बीटा पार्टिकल एज ए हाथी, ठीक है, बीटा पार्टिकल एज ए बंदर, कम आयोनाइजेशन पावर, हल्के और दूर तक पेनिट्रेट कर देने वाले। ये एक मानसिक दशा आपको हो जानी चाहिए फैमिलियर एकदम, कि बीटा पार्टिकल कैसे कैसे होते हैं और अल्फा पार्टिकल कैसे कैसे होते हैं। ओके, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आप इनकी प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करें। और आप क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज। और यहां लिख देना प्रॉपर्टीज। ये रेडिएशन है, कौन कौन सा है, ये किस प्रॉपर्टीज के बेस पर। नेचर, अगर नेचर इसकी तुलना करें तो ये हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दो तो न्यूक्लियस बचता है। हीलियम न्यूक्लियस है बस ये अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वही चार्ज वही मास। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जैसा नेचर इनका है। ध्यान रखना, अगर बच्चे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हो तो यहां पे आप थोड़े से एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाने वाली स्थिति आ जाती है कि सर ये इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में से निकल रहा है, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ निकल रहा है, यानी कि कुछ है राज, एक नई और एक अच्छी और एक महान चीज आपकी चैप्टर में आने वाली है। अभी तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी या फोटोन, फोटोन एक एनर्जी है या ईएम वेव, फोटोन ईएम वेव और एनर्जी। मास, कई बार अल्फा पार्टिकल मास आ चुका है कि प्रोटॉन के मास का 4 गुना और चार्ज 2 गुना, तो मास हो जाएगा 1.7 होता है 10⁻27 प्रोटॉन का, 17 चौक 68, 4 गुना कर दो 6.7 इंटू 10⁻27 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड रेस्ट, यहाँ रेस्ट मास इज 0। कि मूविंग फोटोन को तो मास कंसीडर करना पड़ गया था ना आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, mc² से कंपेयर करते हुए। चार्ज इसका पॉजिटिव होगा और प्रोटॉन के चार्ज के डबल 1.6 से 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम
नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड 0 या चार्जलेस। ओके, स्पीड ये लगभग मैक्सिमम 2.1 इंटू 10⁻7 तक मीटर पर सेकंड तक खींची जा सकती है, और 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या 1% टू 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये तो गांव फोटो नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट, या सीधा 3 इंटू 10⁻8 लिख सकते हो। अब तो लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आयोनाइजिंग पावर, अल्फा बीटा गामा सीक्वेंस में है, घटा तो घटता रहेगा, बढ़ा तो बढ़ता रहेगा। अल्फा के बारे में सोचो, आयोनाइजिंग पावर अल्फा की सबसे ज्यादा थी, किसी को नहीं छोड़ रहा था बीच में, तो सबसे ज्यादा है, उससे कम इसकी, तो इससे लिख दो मिनिमम, और इससे लिख दो इससे 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स दैट ऑफ गामा रेज, और इसकी 100 गुना ज्यादा, इसमें 100 टाइम्स दैट ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर, कौन दूर तक जा रहा था? अल्फा से ज्यादा बीटा दूर तक जा रहा था, बीटा से ज्यादा गामा फोटोन या गामा रेज सबसे ज्यादा, यानी कि इसकी मिनिमम और 100 गुना बढ़ा दो, क्या आसानी से याद हो गया? 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, 100 टाइम्स दैट ऑफ बीटा पार्टिकल। ओके प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लगातार निकलते रहते हैं। इनमें डिस्ट्रीब्यूशन या कंपैरिजन या प्रॉपर्टीज के तौर पे ये टेबल यकीनन बहुत काम आने वाली आपके लिए है। यहां तक पूरा अपडेट करना है, और अब हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे कि अगर न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा पार्टिकल्स गामा रेस के साथ बाहर निकल रहा है तो क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। इस घटना को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हेडिंग डालेंगे रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, इसके बाद फिर एक लंबी कार्यवाही होगी और चैप्टर की कोशिश की जाएगी कि अगली ही वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाए। ओके, यहां तक अपडेट कर लें और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट।